वाला क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी या फिर बोले इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैकल। गाइस, जो अर्नेस्ट हैकल थे इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अब पारिस्थितिकी क्या होता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो गाइस, जो पारिस्थितिकी है ना, जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। गाइस, मतलब कि जीव जिस वातावरण में फिर जिस आवास में फिर जिस पर्यावरण में रहते हैं ना, उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गाइस, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों ही अलग अलग हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था एजी टॉन्सले ने। एजी टॉन्सले ने बताया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक खुला तंत्र है और एक प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है, और एक सूक्ष्म एक छोटे क्षेत्र विशेष को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, जिसमें कि एक जीव का दूसरे जीव के साथ रिलेशन को हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक तीन प्रकार का होता है, आपका तीन प्रकार का होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान होती है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव आपके जैविक घटक होते हैं। बात करें अजैविक घटक की, तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और आपके जलवायु कारक। कौन कौन से? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक। और अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती है, जैसे कि आपका मिट्टी, ताप, आर्द्रता, खनिज पदार्थ, इसके अलावा आपके बोले तो मृदा, मतलब कि इस प्रकार के आपके जो होते हैं ना, आकाश हो गया, प्रकाश हो गया, ये आपके अजैविक घटक होते हैं। बात करें गाइस जैविक घटक की, जैविक घटक की बात करें गाइस, तो आपके जैविक घटक के अंतर्गत आपके मतलब कि उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अपघटक आते हैं। तो उत्पादक सॉरी फ्रेंड, जो उपभोक्ता होते हैं ना, तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। गाइस, जो उत्पादक होते हैं हरे पौधे उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक बोलते हैं। बात करें उपभोक्ताओं की, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होती हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, जो कि आपके उत्पादक पर निर्भर होते हैं, गाय पर, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। कौन? गाय, भैंस, बकरी, टिड्डा आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं। बात करें द्वितीयक उपभोक्ता की, तो आपके द्वितीयक उपभोक्ता आपके जो होते हैं वो होते हैं मोर, सियाल, लोमड़ी, मेंढक हो गए आपके द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि आपके प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं। बात करें तृतीयक उपभोक्ताओं की, जो कि द्वितीयक उपभोक्ताओं पर या फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं। कौन कौन से? सांप, शेर, बाघ, चीता आपके तृतीयक उपभोक्ता हैं, जो कि एक उच्च मतलब कि उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता, जो कि आपके उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। बात करें आप यहाँ से अपघटक की, तो क्या जो अपघटक होते हैं एक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि पेड़ पौधे से कई जो पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं, फिर जो मृत जानवर होते हैं, मृत जीव जंतु होते हैं, तो उनको अपघटक मिट्टी में प्रवृत्त कर देते हैं, मतलब बोलो तो भौतिक तत्वों में प्रवृत्त कर देते हैं। कौन कर देते हैं? अपघटक, जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, हमको दिखते नहीं है, जो कि आपने देखा होगा कभी हड्डियाँ डली हुई तो हड्डियों को मिट्टी में मतलब कि भौतिक तत्वों में प्रवृत्त कर देता है। कौन कर देता है? आपके अपघटक कर देते हैं। अजैविक तत्वों में आपके अपघटक प्रवृत्त कर देते हैं। अजैविक जो घटक होते हैं उन पर हरे पेड़ पौधे एक बार फिर दोबारा से उगते हैं, और इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है। पारितंत्र में होते हैं, तो कई क्वेश्चन क्या है कि पारितंत्र बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, तो आपके होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उन्हें कहते हैं। तो कई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है? पेड़ पौधों में। किन में होती है? पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधे आपके क्या है? उत्पादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। उत्पादकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। निम्नलिखित में से उत्पादक हैं, तो आपके हरे पेड़ पौधे या फिर पादप आपके उत्पादक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी घास आपके उत्पादक हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं वो होते हैं। तो हरे पेड़ पौधों पर आपके निर्भर कौन करते हैं? शाकाहारी जंतु, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, टिड्डा आपके शाकाहारी जंतु है, लेकिन इनको क्या बोलते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए प्रथम चरण उपभोक्ता राइट आंसर है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है, तो किससे बनती है? आपकी उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से और अपघटकों से। तो आपकी खाद्य श्रृंखला किनसे बनती है? उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से और अपघटकों से। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है तो आपका शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, जो कि आपके शाकाहारी होते हैं और हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो क्या जो टिड्डा हिरण है आपके प्रथम चरण उपभोक्ता है, शेर आपका तृतीयक चरण उपभोक्ता है,
लेकिन जो आपका मेंढक है आपका द्वितीयक चरण उपभोक्ता है, तो आपका मेंढक राइट आंसर है। मेंढक जो कि आपका कीड़ा मकोड़े खाता है, ना कि हरे पेड़ पौधों को। तो गाइस मेंढक को कौन खाता है? सांप। तो सांप द्वितीयक चरण उपभोक्ता और मेंढक द्वितीयक चरण उपभोक्ता है, और आपके जो टेड्डा और हिरण है आपके प्रथम चरण उपभोक्ता है। एक खाद्य श्रृंखला है, गाइस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक खाद्य श्रृंखला जिसमें पादप, हरे पेड़ पौधे, हिरण, भेड़िया, शेर है, तो सर्वाधिक ऊर्जा किन में होगी? तो गाइस सर्वाधिक ऊर्जा किन में होगी? तो गाइस ऊर्जा का एक रूल होता है कि जो ऊर्जा होती है वो नष्ट नहीं होती। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो गाइस खाद्य श्रृंखला का भी ये रूल होता है कि जो ऊर्जा होगी वह एक जीव से दूसरे जीव में परिवर्तित होगी, ना कि नष्ट होगी। तो गाइस खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाती है तो 1/10 के रूप में जाती है, मतलब कि 10वां भाग जाता है। मतलब जैसे कि सूर्य से गाइस पेड़ पौधे पादप ने 1000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की, ठीक है, लेकिन पादप को किसने खाया? हिरण ने, ठीक है, हिरण ने मतलब कि हरे पेड़ पौधों को खाया, तो हिरण को 1/10 के रूप में ऊर्जा मिलेगी। तो कितनी मिलेगी? 100 कैलोरी। और हिरण को भेड़िया ने खाया, ठीक है, तो भेड़िया को कितनी ऊर्जा मिलेगी? 10 किलो कैलोरी। और भेड़िए को शेर ने खाया, तो शेर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? 1 किलो कैलोरी। कितनी मिलेगी? 1 किलो कैलोरी। तो कहीं सबसे मतलब कि क्वेश्चन क्या था कि सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो किसमें होगी? पेड़ पौधों में। आपका ऑप्शन नंबर डी, पादप में सर्वाधिक ऊर्जा होगी। अगर एक क्वेश्चन होता है कि सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी, तो आपकी शेर में सबसे कम ऊर्जा होगी, क्योंकि ऊर्जा 1/10 के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा आपका मतलब कि सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? तो आपके अपघटकों में, सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु में सबसे कम ऊर्जा होगी, ठीक है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो गाइस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो आपके होते हैं मांसाहारी। आपके जो तीतक उपभोक्ता होते हैं वो आपके उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके शेर, चीता, बाघ, सांप आते हैं, जो कि आपके उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सी, खाद्य जाल बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसकी ऊर्जा मतलब कि किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो क्या जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी उत्पाद अपघटकों पर। तो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होगी? आपके अपघटक पर समाप्त होगी। तो गाइज मतलब कि क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला में आपके उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला का जो अंतिम चरण होता है वो होता है आपका अपघटक, जो कि अपघटक होते हैं वह मृत जानवरों को या फिर पेड़ पौधों को, मतलब कि जो पत्तियां पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन परिवर्तित कर देते हैं? आपके अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। तो गाइस जो उत्पादकों का जो कार्य होता है वो होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो उत्पादकों का कार्य क्या होता है? सौर ऊर्जा को पकड़ना, इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी समुद्र, जो कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। तो जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए पादप, हरे पेड़ पौधे आपके जैविक घटक हैं। इसके अलावा आपका मृदा, वायु और जल आपके अजैविक घटक हैं। पारिस्थितिकी के संकट का कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइस तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और तीव्र मतलब कि अत्यधिक तकनीकीकरण आपका पारिस्थितिकी के संकट का कारण है या फिर पतन का कारण है। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो आपके उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर सूर्य से एनर्जी अगर उत्पादक प्राप्त नहीं करेंगे तो हमको एनर्जी कैसे मिलेगी? तो मतलब कि जो सभी जीव होते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। निम्न में से कौन पारितंत्र का जैविक घटक है? तो कई जैविक घटक बहुत जिनमें जान होती है। तो आपके पौधे जैविक घटक हैं, आपके वर्षा, ताप, खनिज आपके अजैविक घटक हैं। ताप, वर्षा, वायु तथा मृदा आदि कैसे कारक है? तो अजैविक कारक हैं। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, तो किनकी होती है? उत्पादकों की, प्राथमिक उत्पादकों की। आपके उत्पादकों में कौन आते हैं? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों की संख्या सर्वाधिक है, आप देख सकते हो। तो किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किनकी होती है? उत्पादकों की। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो कवक क्या होते हैं? आपके मतलब कि सूक्ष्म जीव होते हैं, आपके आते हैं अपघटक में। किस में? अपघटक में। कवक हो गया आपका, जीवाणु हो गया आपका है, अपघटक में आते हैं, जो कि मृत जानवरों को
भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय वनों में। कई जैव विविधता होती क्या? तो कई जैव विविधता एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक हो और साथ में आपके जीव जंतु की संख्या अधिक हो, वो होता है जैव विविधता। तो कहीं जहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है वहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होंगे और साथ में पेड़ पौधे अधिक होंगे तो जीव जंतु भी अधिक होंगे। तो मतलब जैव विविधता एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। तो जैसे कि उष्ण कटिबंधीय वन जो कि जैव विविधता के लिए मतलब कि सर्वाधिक जैव विविधता आपके उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। बात कर लें कि भारत में, तो भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को बोला जाता है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आवास, वनस्पति का विनाश, झूम खेती जो कि आपका जैव विविधता के लिए खतरा है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी भारत जो कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। भारत का तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कौन सा है? तो जो पश्चिमी घाट है भारत का जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी? तो इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि अगर जीवों की संख्या और साथ में उनके भार व ऊर्जा के क्रम के आधार मतलब कि जीवों की संख्या को उनकी भार व ऊर्जा के आधार पर मतलब कि जमाया जाए या फिर क्रमानुसार लगाया जाए तो बनने वाली आकृति कैसी होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी पिरामिड प्रकार की होगी, बोले तो शंकु प्रकार की होगी। गाइज आप जो देख रहे हो ना यहाँ पर एक शंकु प्रकार की आकृति की ऊपर सक्रिय है और नीचे चौड़ी है। तो गाइज जो पादप है मतलब कि प्रकृति पे मतलब कि बोले तो प्रकृति पृथ्वी पर पादप सबसे अधिक हैं, उसके बाद आपके हैरान खरगोश चूहे, फिर लोमड़ी सियार और सबसे कम आपके शेर बाघ चीता, ठीक है, जो कि आपके तीर्थक उपभोक्ता है। तो सर्वाधिक संख्या किन की? आपके उत्पादकों की, फिर उससे कम आपकी प्राथमिक उपभोक्ताओं की, फिर द्वितीयक उपभोक्ताओं की, फिर सबसे कम आपकी किन की है? आपकी तीर्थक उपभोक्ताओं की। तो गाइज आप देख रहे हो ना एक पिरामिड प्रकार की आकृति है, मतलब कि अगर इनको ऊर्जा के क्रम में लगाया जाना तो ऊपर की तरफ मतलब कि जो कि ऊर्जा जो होगी ऊपर की तरफ घटती चली जाएगी। पारिस्थितिकी पिरामिड समानता कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके संख्या पिरामिड और एक होते हैं आपके गाइज बायोमास पिरामिड। कौन से? आपके बायोमास पिरामिड। और एक होते हैं गाइज आपके ऊर्जा, एक होते हैं आपके ऊर्जा पिरामिड। तो मतलब कि जो पिरामिड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। यदि संसार के पेड़ पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु मर जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, पेड़ पौधे तो नहीं मरेंगे लेकिन जो जंतु होंगे वो मर जाएंगे। मतलब कि अगर पेड़ पौधों को काट दोगे तो पेड़ पौधे तो वैसे ही मर गए और पेड़ पौधे मर गए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे। विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? तो कितनी है? 14 लाख। मतलब कि कई जगह पूरे विश्व की बात की जाए ना, जीव जंतु की संख्या कितनी है? मतलब कि जीव जंतु की खाली जातियों की बात हो रही है तो कितनी है? 14 लाख जाति पाई जाती हैं जीव जंतु की पूरे विश्व में। भारत में जीव जंतुओं की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? मतलब कि जीव जातियों की संख्या तो 1 लाख जाति, मतलब कि जीव जातियों की संख्या 1 लाख है यहाँ पर भारत में, और विश्व में 14 लाख। आदि पादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। तो आदि पादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 33.3%। मतलब कि अगर बात की जाए कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत की बात हो रही है, भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? जो कि 33.3% पर होने चाहिए। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है तो मानव गतिविधियाँ। तो मानव गतिविधियों के कारण ही प्रकृति का संतुलन या फिर असंतुलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्तर परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र है? तो सबसे अधिक स्तर परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र कौन सा? आपका महासागर है। ऑप्शन नंबर ए महासागर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो क्या यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है तो आपका जो धान का खेत है आपका एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। सामाजिक वानिकी है तो गाइस ऑप्शन नंबर डी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी क्या है? कि सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में।
भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में। तो गाइस पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सबको पता ही होगा किस दिन मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो रेड डाटा बुक में उन जीवों का वर्णन मिलता है जो कि विलुप्त के कगार पर हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन नंबर सी, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, उनको इको मार्क जो पुरस्कार होता है उनको दिया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जीरोफाइट्स। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले जीव कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रीनेल्स ने। किसने किया था? ग्रीनेल्स ने। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और गाइज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब